नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आपको पता है एसएससी जीडी के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज में हम लोग संविधान के जो सारे सवाल आए हुए थे उन सबको सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग इस लेक्चर में इतिहास के सवालों से प्रारंभ करेंगे। इतिहास के जो सवाल हैं उनको देखेंगे किस प्रकार से सवाल पूछे गए हैं, और सवालों के साथ साथ कोशिश करेंगे अपन लोग ये जानने की कि ये जो सवाल आया है इसी सवाल से कोई और सवाल नया तो नहीं बन सकता इस वाले पेपर में। समझ रहे। फॉर्म भर दीजिएगा, साइट ऑनलाइन है एसएससी जीडी की। इसके बाद जो एसएससी जीडी के अलावा और भी पेपर दे रहे हैं, इन सवालों को अगर आप देख रहे हैं तो कॉपी पेन हाथ में रखिएगा, और साथ साथ ये जो सवाल है सवाल को तो लिखिएगा, उत्तर लिख लीजिएगा। सवाल के अलावा भी मैं हर एक सवाल में एक से दो फैक्ट या कुछ ज़्यादा फैक्ट हो पाएंगे तो वो अपन कवर करेंगे। तो जो नए नए फैक्ट आपको मिला करें उनको साथ साथ लिखते जाइए। चलिए, तो आज की जो वीडियो में पहला सवाल है वो देखते हैं अपन क्या पूछा गया है। पहला जो सवाल है वो पूछा गया है कि औपनिवेशिक भारत में भारतीय संघ की स्थापना किस जगह पर हुई थी। अब आप खुद ही सोचिए, किस जगह पर हुई है स्थापना, ये सवाल पूछा जा चुका है। क्या ये सवाल नहीं बन सकता कि ये जो स्थापना हुई है ये किसके द्वारा की गई है, या ऐसा सवाल नहीं बन सकता कि ये जो स्थापना हुई है वो कब की गई है। तो तीन सवाल हो गए इसी एक सवाल से। देखो, एक सवाल तो पूछ ही लिया गया है 13 फरवरी 2023 को, इसकी जो स्थापना हुई है वो कहाँ पे की गई है, तो उत्तर इसके हिसाब से कलकत्ता लग जाएगा। लेकिन ये जो स्थापना की गई है वो स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने स्थापना की थी, और स्थापना जो हुई थी वो 1876 में हुई थी। कहाँ पे की गई थी, कलकत्ता में। कल को कलकत्ता ऑप्शन में ना दे, जैसे इसमें शहर ऑप्शन में दे दिए गए हैं, लखनऊ, सूरत, पुणे और कलकत्ता। तो ये ऑप्शन को बदलना चाहे तो पुणे की जगह महाराष्ट्र लिख सकता है, कलकत्ता की जगह बंगाल लिख सकता है, लखनऊ की जगह यूपी लिख सकता है, और सूरत की जगह आपको पता है गुजरात लिखा जा सकता है। तो अगर शहर ऑप्शन में ना दिए गए हों तो फिर वो राज्यों के आधार पर सवाल आपसे पूछेगा, तो ऑप्शन के हिसाब से टिक करिएगा कि ऑप्शन क्या मांग रहा है और हमें उत्तर किस हिसाब से देना है। ठीक है, ये सरल सा सवाल है। बाकी जिनको नहीं पता है लिखते जाइएगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने स्थापना की थी, 1876 में की गई थी, और कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी, और संघ का नाम है भारतीय संघ की स्थापना। औपनिवेशिक भारत की बात करी है, जिनको नहीं पता है औपनिवेशिक भारत क्या होता है, गुलाम भारत। औपनिवेशिक मतलब कॉलोनी, किसी भी देश को अपन गुलाम बना लेते हैं तो उस देश की कॉलोनी हो जाती है। तो औपनिवेशिक भारत का मतलब समझ में आया। चलिए, दूसरा सवाल है उसकी ओर आगे बढ़ेंगे अपन। दूसरा सवाल प्राचीन भारत से पूछा गया है, सातवाहन वंश का। सातवाहन वंश जो है एक शक्तिशाली वंश था, ये किस एरिया में था। अब एरिया पूछ लिया गया है, इससे क्या पता चल रहा है अपन को कि कोई भी वंश है उसके संस्थापक तो अपन रट के ही जाते हैं। अपन लगभग राजधानी भी पढ़ के ही जाते हैं कि किस वंश की राजधानी क्या है, जैसे मौर्य वंश की राजधानी क्या है, गुप्त वंश की राजधानी क्या है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि ये जो वंश है उसकी लोकेशन क्या है, क्योंकि लोकेशन से सवाल भी आ रहे हैं। ये सवाल 13 फरवरी सेम शिफ्ट 2023 में पूछा गया है, ये देखिएगा। इसमें जो सवाल आया है वो सातवाहन वंश का है, तो सातवाहन वंश के बारे में थोड़ी सी जानकारी लीजिएगा। सातवाहन वंश वर्तमान तेलंगाना और आंध्र प्रदेश वाले एरिया में फैला हुआ था। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाले एरिया में कौन सा वंश था, सातवाहन। इस सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी भैया, सिमुक के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। यही जो सातवाहन वंश है, इस सातवाहन वंश ने सबसे पहले शीशे के सिक्के चलाए थे। शीशे के सिक्के भारत में किसके द्वारा चलाए गए थे। अच्छा, शीशा ये मिरर वाला मत समझिएगा, शीशा धातु है जिसको आप लेड कहते हैं, पीबी। इससे रिप्रेजेंट करते हैं आप, प्रदर्शित पीबी से। पीबी मतलब शीशा या लेड के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे इतिहास में सबसे पहली बार, सातवाहन वंश के द्वारा। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे, तो सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे भैया, प्रमुख थे। और ये भाई लोग ये भी प्रश्न देखिएगा कि अगर ये दक्षिण भारत में है, हाँ ये दक्षिण भारत में, खुद ही देखिएगा आंध्र प्रदेश तेलंगाना दक्षिण भारत में, तो उत्तर क्या लगेगा, दक्षिणी का। तो इससे 2 से 3 प्रश्न बन जाएंगे। अच्छा, क्या ये सवाल बन सकता है कि सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी थी प्रतिष्ठान। ये भी आप पढ़ के रखिएगा। ये कुछ 4 से 5 पॉइंट है, अपनी कॉपी में साथ साथ ऐड करते जाइएगा। अगर ये सवाल इनके दिमाग में है इस प्रकार से तो इससे घुमा के दूसरा सवाल भी पूछ सकता है। चल, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं अपन।
जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये तो आपको पता ही है, कितनी बार पूछा गया है। शायद ही कोई पेपर होगा रेलवे का, पुलिस का या पीएससी का जिसमें ये सवाल ना पूछा गया हो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है क्या नहीं। इससे 4 से 5 सवाल बनते हैं, तो क्यों ना अपन 4-5 सवाल पूरे इकट्ठे यहाँ बोर्ड पर कर ही लेते हैं, तो टेंशन ही खत्म हो जाएगी जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर प्रश्न पूछा गया है, तो सबसे पहले अपन जलियांवाला बाग हत्याकांड का थोड़ा सा बेसिक लेते हैं, इससे सारे सवाल बन जाएंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था, इसीलिए इसको अमृतसर नरसंहार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अमृतसर नरसंहार। हुआ क्या था? एक एक्ट आया था जिसका नाम है रॉलेट एक्ट। ये एक्ट मार्च 1919 में आया था। किसने बनाया था ये एक्ट? सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में बनाया था। ठीक है। इस एक्ट के विरोध में अमृतसर का एक जलियांवाला बाग है, इसमें सभा बुलाई गई, सारे लोग चर्चा कर रहे थे, और चर्चा करने में जनरल ओ डायर ने क्या किया, इस समय आके अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसमें सैकड़ों लोगों की जो है हत्या की जा चुकी थी। इस हत्या के बाद यहाँ जांच की गई। इसी घटना को अपन क्या बोलते हैं? जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें जनरल ओ डायर ने क्या कर दिया था? गोलीबारी कर दी थी। इसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। अब ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, इसकी जांच करने के लिए एक समिति बनाई गई थी, जिसको कहते हैं हंटर समिति। कौन सी समिति? हंटर समिति। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया? तो हंटर समिति का गठन किया गया था। अब ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, इसके विरोध में जो सभा बुलाई गई, अच्छा सभा तो हो ही चुकी है, हंटर समिति याद रखिएगा, जनरल डायर याद रखिएगा, इसके बाद अमृतसर नरसंहार पूछ लिया तो ये याद रखिएगा। हाँ, समय पूछा जा सकता है। तो 13 अप्रैल 1919 को ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो हुआ था। तो 4 से 5 पॉइंट इसके भी हैं, ये भी ऐड करते जाइएगा कॉपी में तुरंत। चलिए आगे बढ़े। जियाउद्दीन बर्नी ने अपना पहला वृतांत, ये ज्यादातर लोग गलत करके आए होंगे या छोड़ के आए होंगे सवाल को, कि ये थोड़ा ज्यादा हो गया कि कोई किताब कब लिखी गई है उसकी तारीख पूछ ली जाए पेपर में, ऐसा अमूमन कम होता है, लेकिन पूछ ली गई है। तो समझते हैं इसके बारे में, 1-2 पॉइंट इसका भी देखने की कोशिश करेंगे। चलो, जियाउद्दीन बर्नी, ये जो व्यक्ति हैं, आपने तुगलक वंश सुना होगा, तुगलक वंश। दिल्ली सल्तनत, जो आप इतिहास पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत, उस दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हैं। कितने वंश हैं? 5 वंश। इन 5 वंशों में सबसे पहला जो वंश है, पहला वंश यहां लिखते हैं गुलाम वंश है। गुलाम के बाद भैया कौन है? खिलजी, फिर तुगलक, सैयद, लोधी। ये 5 वंश हैं दिल्ली सल्तनत के। ठीक है। इसमें एक तुगलक वंश जो है, ये सबसे लंबे समय तक शासक करने वाला है। सबसे लंबे समय तक शासन जो है वो किस वंश ने किया था? तुगलक वंश ने किया था। तुगलक वंश में 2 राजाओं के नाम आप याद रखने हैं। एक तो मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, और एक है फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। MBT और फिरोज शाह तुगलक, इन दोनों के दरबार में ये रहते थे अपने कौन? जियाउद्दीन बर्नी। तो जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी किताब लिखी थी जिसका नाम है फतवा ए जहांदारी। तो आप याद रखिएगा, फतवा ए जहांदारी किसके द्वारा लिखी गई है? जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। किसके दरबार में रहते थे ये? मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक के दरबार में, या किस वंश में पूछ लिया तो तुगलक वंश में रहते थे ये। इसके बाद ये जो वृतांत है, ये कब लिखा गया था सबसे पहली बार? 1356 में। 1356 पूछा जा चुका है, तो आप इससे फ्री हैं कि वापस से पूछा जाएगा इस साल। लेकिन अगर ये 1356 आया है तो ये पूछ सकता है कि जियाउद्दीन बर्नी किस वंश से संबंधित है? जियाउद्दीन बर्नी किसके दरबार में रहते थे? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, बलबन या अकबर, ऐसे करके 4 ऑप्शन आ जाएंगे। चलो, ये भी प्रश्न आपको पता है, आर्मी तक में भी पूछा गया है कि प्लासी का जो युद्ध है वो कब लड़ा गया था। तो प्लासी के युद्ध के बारे में कुछ चीजें देखिएगा। प्लासी का जो युद्ध है, ये प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को होता है। ठीक है। किस नदी के किनारे हुआ था? भागीरथी नदी के किनारे। ये भी पूछ सकते हैं।
तीसरा पॉइंट, ये जो प्लासी का युद्ध हुआ है, इस युद्ध में कौन कौन आमने सामने थे? तो प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब होगा, इस साइड बंगाल का नवाब है सिराजुद्दौला, और इस साइड है लॉर्ड क्लाइव। ये इंपॉर्टेंट युद्ध है, अगर इसको अपन जीत जाते या सिराजुद्दौला जीत जाते तो अंग्रेजों का जो प्रभुत्व है वो कम ही रहता भारत में। अब यहाँ अंग्रेज जो है अब भारत को धीमे धीमे कंट्रोल करने लगेंगे। हुआ क्या था, सिराजुद्दौला जो है इनके पास काफी बड़ी सेना थी, 50,000 की सेना, और इनके पास लगभग 3,000 की सेना थी। लेकिन क्लाइव ने इसका जो सेनापति है जिसका नाम है मीर जाफर, सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को अपने साथ मिला लिया था और धोखे से किसको मरवा दिया था, सिराजुद्दौला को मरवा दिया। तो ये याद रखिएगा, इस तरीके से बंगाल पर इसका शासन हो गया अंग्रेजों का। फिर इसके बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देते हैं। किसको नवाब बना दिया गया? सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर को। मीर जाफर शासन सही से नहीं चला पा रहे थे, या अंग्रेजों की जो भूख है पैसे की उसको नहीं मिटा पा रहे थे, तो मीर जाफर के दामाद को अगला नवाब बना देते हैं अंग्रेज। और मीर जाफर के बाद जो अगला नवाब बना था वो मीर कासिम बना था। ये डिटेल में नहीं जा रहे हैं अपन, ये नॉर्मली पढ़ रहे हैं अपन। मीर कासिम अगला नवाब बनता है, और मीर कासिम जो है ये थोड़े से होशियार निकले और इन्होंने अपनी राजधानी कलकत्ता से थोड़ी सी दूर ट्रांसफर कर ली। अब ये ट्रांसफर दूर इस वजह से कर रहे हैं कि ये अपने हथियार अलग बना रहे हैं, ये बंदूक वगैरह तोप वगैरह ये अलग बनाने चाह रहे थे और अंग्रेजों के अधिकार में नहीं रहना चाह रहे थे। अब दिक्कत यह, ये बात अंग्रेजों को पता चली, तो मीर कासिम जो है उसके और अंग्रेजों के बीच में फिर से लड़ाई होगी, जिसको अपन बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध। और ये बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में लड़ा गया। इस बक्सर के युद्ध में इस साइड तो मीर कासिम रहेंगे, और मीर कासिम के विरोध में जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे वो थे हेक्टर मुनरो। ये थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा, आपसे सवाल इस प्रकार से पूछा जा सकता है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? दूसरा, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? अंग्रेजी सेना ने प्लासी के युद्ध में किसको पराजित किया? अंग्रेजी सेना ने बक्सर के युद्ध में किसको पराजित किया? अंग्रेजी सेना जो है उसका नेतृत्व अंग्रेजी सेना ने किसको पराजित किया? इन दो पैटर्न के अलावा यह भी पूछा जा सकता है कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया, सेम प्लासी का युद्ध जो है वो कब लड़ा गया, तारीख पूछी गई है ना, समय पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। 1885 में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये आप टेंशन ना लीजिएगा, कांग्रेस के ऊपर ज्यादातर सवाल जो है आप लोगों से बन जाते हैं। कांग्रेस भारत की पहली पार्टी मानी जाती है। इस कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी, और ये जो स्थापना की थी वो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। ठीक है, अंग्रेज थे ए.ओ. ह्यूम। 1885 में कांग्रेस की जब स्थापना हुई, फिर इसके बाद इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी बनाए गए थे। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी बनाए गए थे, और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनाई गई थी। ये कुछ चीजें कांग्रेस के अध्यक्ष के ऊपर है। हाँ, अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने थे पहले कांग्रेस के? अंग्रेज अध्यक्ष, इनका नाम है जॉर्ज यूल। ये कुछ पॉइंट कांग्रेस के हैं। हाँ, एक चीज और है, ये जो कांग्रेस पार्टी की आप बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस का गठन 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने किया था। स्थापना किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने। लेकिन इस समय भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड डफरिन। ये कुछ आपसे पूछ ले कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो वो कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। ठीक, आगे बढ़े, लिखते जरूर रहिएगा साथ साथ इनको, कि आपको लगे कि वीडियो मैंने ऑन कर दी है, लेटे हुए हैं उसको सुन रहे हैं, तो ये जो प्रश्न है उसके जो ऑप्शन है ये सेम टू सेम आए तो दिमाग में क्लिक हो जाएंगे, लेकिन मैं जो फैक्ट आपको एक्स्ट्रा बताना चाह रहा वो फैक्ट जो है दिमाग से निकल जाएंगे। आज अभी याद है, 4 महीने बाद 2 महीने बाद जब आप पेपर देंगे तो शायद ये याद ना रहे, तो थोड़ा सा खड़े होइएगा बेड से और कॉपी किताब रख के हाथ में लिखने की कोशिश जरूर करिएगा। अगला, जैन धर्म के नियमों का पालन करना किसके लिए कठिन था? ये 13 फरवरी से 2023 को
ये आप मत ही पढ़िएगा, नॉर्मल सा सवाल है। जैन धर्म क्या बोलता था? बौद्ध और जैन में क्या अंतर था कि बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा फैल गया, जैन धर्म जो है बहुत कम फैला भारत में या विश्व में। होता यह है कि बौद्ध धर्म जो है वो राजाओं ने अपनाया था, अशोक ने अपनाया, इसके बाद कनिष्क ने अपनाया, जो बड़े बड़े राजा थे उनने अपनाया था। तो उन राजाओं ने प्रचार भी करवाया, प्रचार करवाया तो ये ज्यादा लोगों ने अपना ली। जब राजा कोई धर्म अपनाता है तो राजा की प्रजा भी उसी धर्म को अपना लेती है, ठीक है, या चांस ज्यादा रहते हैं कि प्रजा भी उस धर्म को अपना ले। तो एक तो ये कारण था कि बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा फैला। दूसरा ये, बौद्ध धर्म थोड़ा सा सॉफ्ट था, थोड़े नियम कानून में। जैन धर्म थोड़ा सा कठिन नियम कानून बनाता था। फॉर एग्जाम्पल, जैनों का कहना था या जैन धर्म का कहना था कि हर एक जो जीव है उसमें आत्मा है, तो आपको उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है, सांस नहीं लेनी है, बैक्टीरिया वायरस अंदर जाएंगे, तो मास्क लगा दिया। फसल वगैरह जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें जीवन है, तो पेड़ पौधे होंगे तो आप उनको काटेंगे तो आप पाप कमाएंगे, तो आत्मा जो है वो पाप इकट्ठा करेगी, तो फिर वो नरक में जाएगी, ये सारी चीजें। अब किसान जो है वो खेती से ही जिंदा है, अब खेती से जिंदा है, आप खेती ही करवाने की मना कर देंगे तो समस्या आई। तो किसान जो है इस वाले धर्म से दूर ही रहे थे। तो आप याद रखिएगा कि जैन धर्म का पालन करना ये व्यापारी महाजनों के लिए तो आसान था, क्योंकि इनको तो व्यापार करना है, लेकिन किसानों को जो है कठिनाई हुई थी, क्योंकि फसल नहीं कर पा रहे थे। तो किसानों ने इस धर्म को या तो अपनाया नहीं, अपनाया तो बहुत ज्यादा कम। 9 फरवरी को पूछा गया सवाल है कि किस मौर्य शासक ने भारत में प्रथम प्रसार का बीड़ा उठाया था? अब प्रथम प्रसार जो है वो किसका? बौद्ध धर्म का। तो यहाँ कहीं प्रश्न में ऐड होना चाहिए, बौद्ध धर्म का प्रथम प्रसार का बीड़ा उठाया। आपको पता है ये जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं इन्होंने जैन धर्म अपनाया था और अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, और अशोक ने ही महेंद्र, संघमित्रा जो इनके बेटे बेटी थे इनको कहाँ भेजा था? श्रीलंका। किसका प्रचार करने के लिए? बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि अशोक जो है इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार का बीड़ा उठाया था। अशोक को किस और नाम से जाना जाता है? आप ही लोग बताइएगा कमेंट में, फिर मैं बताऊंगा लास्ट में। ये ठीक है, इससे आप एक दो सवाल और सीख सकते हैं या कुछ रिवीजन हो सकता है जिन्होंने इतिहास पहले से मेरे से या किसी और से भी पढ़ा होगा। चलो आते हैं, क्या कहना चाह रहा भैया ये सवाल। मार्च 1919 में एक खिलाफत समिति बनाई गई थी। तो ये कहां पे बनाई गई थी आपसे ये पूछा गया है। अब खिलाफत समिति कहां बनाई गई थी उत्तर तो अपन जान लेंगे, लेकिन खिलाफत समिति क्यों बनाई गई, किन लोगों के द्वारा यह समिति बनाई गई, ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो थोड़ा बेसिक लेते हैं। हमें पता है 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ। कौन सा विश्व युद्ध होता है भैया? प्रथम वर्ल्ड वॉर या प्रथम विश्व युद्ध। इस प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड जीता था और एक देश है तुर्की हार गया था। तुर्की जो है जिसको आप टर्की कहते हैं, ये तुर्की हार गया। तो तुर्की में एक पद हुआ करता था मुसलमानों का धार्मिक गुरु, जिनको अपन क्या कहते हैं? खलीफा। तो खलीफा का जो पद था उस खलीफा के पद को समाप्त कर दिया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद। अब क्या समस्या आई? अब ये समस्या आई कि मुस्लिम जो लोग हैं वो इससे गुस्सा हो गए कि खलीफा जो उनके धार्मिक गुरु का पद है वो समाप्त कैसे कर दिया। तो भारत में भी इसका प्रभाव आएगा। अब भारत में मोहम्मद अली और शौकत अली दो भाई हैं। मोहम्मद अली प्लस शौकत अली। चलो, बात हो रही है सर 1919 की। इस 1919 में खिलाफत समिति बनाई गई बॉम्बे में, खिलाफत समिति बंबई में बनाई गई थी। अब ये जो खिलाफत समिति बंबई में बनाई गई थी 1919 में, यही खिलाफत समिति फिर इसके बाद एक आंदोलन चालू होगा जिसको अपन खिलाफत आंदोलन कहते हैं। कौन सा आंदोलन? खिलाफत आंदोलन। तो किस विश्व युद्ध के बाद खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई? प्रथम विश्व युद्ध के बाद। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? दो मुसलमान भाइयों ने जिनका नाम है मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा। ये जो खिलाफत समिति है इसका गठन कहां पे किया गया था? बंबई में किया गया था। बंबई कह ले या वर्तमान में मुंबई कह ले, यहाँ पे किसका गठन हुआ था? खिलाफत समिति का। अब होता क्या है, गांधी जी को मौका मिलेगा कि मुस्लिम जो है वो गुस्सा है, और यही चांस है हिंदू और मुस्लिम में एकता का। तो गांधी जी ने 1920 में खिलाफत आंदोलन का नाम ही बदलवा दिया और खुद को जो है इस आंदोलन का नेता घोषित कर दिया। आंदोलन का नाम रखा गया असहयोग आंदोलन।
नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। अब असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 में चालू हो गया। असहयोग आंदोलन जो है 1920 में चालू होता है, लेकिन 1922 में बंद हो गया है। अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन माना जाता है असहयोग आंदोलन। हुआ क्या था, 5 फरवरी 1922 को, ये तारीखें आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगी भाई। 5 फरवरी 1922 को यूपी में चोरा चोरी जगह पर कुछ पुलिस वालों को भीड़ जिंदा जला देती है। इससे क्रोधित होकर गांधी ने क्या किया था, ये असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। 5 फरवरी को ये चोरा चोरी घटना हुई और 12 फरवरी 1922 को ये आंदोलन क्या कर लिया गया, वापस ले लिया गया। इस आंदोलन को रोकने की कई लोगों ने कोशिश की थी, सुभाष चंद्र बोस वगैरह ने, लेकिन गांधी जी नहीं माने। अब जैसे ही आंदोलन रोका गया तो भीड़ जो है वो गुस्सा हो गई कि हम लोग आजादी के बहुत ज्यादा करीब थे, तो आंदोलन को लगभग वापस नहीं लेना चाहिए था, लेकिन गांधी जी नहीं माने और आंदोलन को क्या कर लिया गया, वापस ले लिया गया। अब जैसे ही आंदोलन वापस ले लिया, उसके बाद कुछ लोग गांधी से अलग हो गए, कांग्रेस पार्टी से, वो अपनी एक नई पार्टी बनाते हैं। आपने नाम सुना होगा स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी 1923-24 में बनाई गई और इस स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास जो सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे, याद आ रहा है, उसके बाद मोतीलाल नेहरू। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ने मिलकर कौन सी पार्टी बनाई है, कौन सी बनाई है, स्वराज पार्टी बनाई है। ये किस आंदोलन के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया, ऐसा पूछ लिया तो असहयोग आंदोलन के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया। किस घटना के बाद किया गया, तो चोरा चोरी घटना के बाद किया गया। शब्दों को पकड़िएगा, पेपर में आसानी होगी, आपसे सवाल ज्यादा बनेंगे अन्य की अपेक्षा। बंबई उत्तर लगा के आगे बढ़ रहे हैं हम। बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोधी को हराया था। हाँ, आपको भी पता है। तो ये 4 युद्ध होते हैं। वैसे बाबर ने भारत पर 5 हमले किए थे। कितने हमले किए थे, 5। और जो 4 युद्ध है मेन, उनको आप याद करिएगा, पानी पियो, खाना खाओ, चलो घर। पानी पियो, खाना खाओ, चलो घर से 4 युद्ध याद हो जाएंगे बाबर के, जो मेन है। पानी पीने से याद किया अपन ने पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध। खाना खाओ से आपने याद किया खानवा का युद्ध। चलो से आपने याद किया चंदेरी का युद्ध। और घर से आपने याद किया घाघरा का युद्ध। पानीपत का, खानवा का, चंदेरी का, घग्गर या घाघरा का, ये 1526 में है। ये 1527, 1528 और 1529। ठीक है, तो इसमें बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच की बात करी गई है। मतलब पहला युद्ध पूछा गया तो 1526 पानीपत का युद्ध। पानीपत के एक्चुअली में 3 युद्ध हुए हैं। पानीपत के कितने युद्ध हुए हैं, 3। ये लिख लिया तो मैं इसको हटा रहा। पानीपत के 3 युद्ध। पानीपत का जो पहला युद्ध है वो 1526 में लड़ा गया, बाबर के बीच में और लोधी के बीच में। कौन से लोधी, इब्राहिम लोधी। दूसरा जो है वो 5 नवंबर 1556 को लड़ा, सही है, 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया, अकबर और हेमू के बीच। तीसरा जो युद्ध है वो लड़ा गया था 14 जनवरी 1761, पानीपत का तीसरा युद्ध। और ये आपको पता है वैसे तो, ये मराठा पेशवा और अहमद शाह अब्दाली वाली कहानी। इसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को पराजित किया था। तो 3 युद्ध पानीपत के हुए इतिहास में, अभी तक चौथा हुआ नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आप लोग मेरे को बताइएगा, तराइन के कितने युद्ध हुए हैं। ज्यादातर लोगों को 2 पता है अमूमन, के तराइन का पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को पराजित किया, और तराइन का दूसरा युद्ध पृथ्वीराज चौहान को गौरी ने पराजित किया। लेकिन तराइन का तीसरा युद्ध भी लड़ा गया था। तो तराइन का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया, ये आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो बताइएगा मेरे को, कब लड़ा गया था। भेजिएगा कमेंट में, चेक करूंगा सही है कि नहीं, गूगल करके मत भेजिएगा। चल, ऊधम सिंह ने किसकी हत्या की थी। ये आप वापस से फिर आ जाइए जलियांवाला बाग हत्याकांड में। ये मैं उत्तर यहाँ वैसे ही बता रहा हूँ, आप सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस हत्याकांड में ऑर्डर देने वाले थे जनरल ओडायर,
जनरल डायर जो है, इनसे बदला लेने के लिए एक व्यक्ति थे ऊधम सिंह, 1940 में लंदन में जाके किसको गोली मारते हैं? इनको गोली मारते हैं जनरल ओ डायर को। तो ऊधम सिंह इसका उत्तर रहेगा। और ऊधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? उल्टा भी पूछ सकता है, जनरल डायर की हत्या किसने की? तो ऊधम सिंह उत्तर लगेगा। ऊधम सिंह ने किसकी हत्या की? तो जनरल ओ डायर इसमें ढूंढिएगा, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। कब की थी भैया? तो 1940 में की थी। कितने वर्ष बाद की गई थी? तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, 1940 हुए, तो लगभग कितने वर्ष हो गए? 21 वर्ष में हत्या की गई थी, या 21 वर्ष बाद हत्या की गई थी। विषु एक प्रकार का पर्व है जो मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में मनाया जाता है। अब विषु के बारे में थोड़ी जानकारी नॉर्मल सी है, वो ले लीजिएगा। आपने केरल का नाम सुना होगा, ये लीजिए, भारत का दक्षिणी राज्य है केरल। यहाँ पे एक बंदरगाह भी है कोची, जिसको अरब सागर की रानी कहते हैं। कोची को क्या कहते हैं? अरब सागर की रानी। केरल में कुछ झीलें भी हैं, कुछ पर्वत भी हैं, ये सब जियोग्राफी में पढ़ेंगे। केरल में एक पर्व है जो नव वर्ष वाले महीने में, लगभग जनवरी वाले महीने में मनाया जाता है। इस पर्व का नाम है विषु। इस पर्व में कृष्ण और विष्णु जी, इनकी पूजा की जाती है। और कृष्ण विष्णु हिंदू धर्म में आते हैं। तो ये कौन सा त्योहार हो गया? बुद्ध, जैन, हिंदू या पारसी हिंदू त्योहार है। ठीक है। केरल की जब बात हो ही गई है तो केरल से कुछ एक दो पॉइंट और निकल के आते हैं। केरल की राजधानी क्या है? केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। ठीक है। केरल जो है, यहाँ पर अष्टमुदी और वेम्बनाड झीलें मिलती हैं, ये याद करिएगा थोड़ा सा। केरल में कथकली नृत्य के बारे में पढ़ा होगा, और एक त्योहार पढ़ा होगा ओणम। तो ओणम त्योहार है, कथकली नृत्य है, ये आप याद रखिएगा केरल का। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखते रहिएगा साथ साथ। भाई लोग, ये तो आपको पता ही है कि कौटिल्य ने एक किताब लिखी थी अर्थशास्त्र, जो राजनीति शास्त्र के ऊपर है, पॉलिटिक्स के ऊपर। तो ये आप लोग अपने आप लगा लेंगे, अर्थशास्त्र कितने अध्याय में बटी हुई है, ये भी पूछ लेता है। तो अर्थशास्त्र जो है, इसके कितने खंड हैं, ऐसे करके कुछ सवाल बन जाते हैं, तो याद रखिएगा। कौटिल्य ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी है? अर्थशास्त्र आप पढ़ लेंगे। ये किसकी किताब है? राजनीति के ऊपर लिखी गई किताब है। मुद्रा राक्षस, ये किसने लिखी है? ये विशाखा दत्त ने लिखी है। पता है कि नहीं? नहीं पता तो लिखते जाइए साथ साथ। इंडिका, ये आप सबको पता है, मेगस्थनीज ने लिखी है। अच्छा, मेगस्थनीज जो है वो किसके दरबार में आए थे? मौर्य के में के गुप्त के में? उसके बाद किसने इनको भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। ऐसे भी सवाल आए हैं, इसी शिफ्ट में डले हुए हैं, मैं बताऊंगा अभी। गीतांजलि किताब, ये थोड़ा सा काम का है। गीतांजलि जो बुक है वो 1913 में इसके ऊपर नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इनको दिया गया है, भारतीय को, और प्रथम भारतीय थे जिन्हें ये नोबेल मिला था। और ये किताब जो है उसके ऊपर मिला था, व्यक्ति का नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि किताब किसने लिखी है? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई किताब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोर तो नहीं हो रहे? और वो भी तो क्या, सवाल तो करने ही करने हैं। कोशिश करूंगा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहे आपकी क्लास। निम्न में से वंदे मातरम गीत एक लेखक ने अपने उपन्यास, ये क्या था? ये आप सबको पता है। ये जब आपने संविधान सभा की एक वीडियो बनाई थी मैंने, तो संविधान सभा की वीडियो में मैं ये भी बता चुका हूं कि वंदे मातरम जो गीत है वो कब गाया गया था, पहली बार कहां पे भी गाया गया था, ये सब लिखे हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। सबको ज्यादातर ये पता है। और आपने अगर नहीं देखी है उसमें, तो जाके वीडियो में देखिएगा, संविधान सभा नाम की एक वीडियो डली हुई है चैनल पे। हाँ, आ जाइएगा। गुप्त शासक समुद्रगुप्त के बारे में एक किताब लिखी गई है, प्रशंसा में लिखित प्रयाग प्रशस्ति, ये सब पढ़ लीजिए आराम से। हरिशरण नाम के व्यक्ति हैं, कवि कह लीजिएगा। इन्होंने एक किताब लिखी है, या तो इसको इलाहाबाद स्तंभ कह लीजिए, इलाहाबाद प्रशस्ति कह लीजिए, या प्रयाग प्रशस्ति कह लीजिए। प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा करना, और ये कहाँ से मिली है? इलाहाबाद से, जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज है, तो प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं, याद रखिएगा। बाकी कालिदास की किताब आपको पता ही है।
विशाखा दत्त की पढ़ी ली है। भास की कोई किताब याद है आपको? सोचो सोचो। नहीं, फिर याद नहीं आया तो फिर बताइएगा, फिर मैं बताऊं। दिसंबर 1929 में लाहौर में पूर्ण स्वराज्य की अच्छा, चलो ये सवाल अभी का नहीं है, ये 2019 में एनटीपीसी में भी पूछा गया है। ये 2 से 3 सवाल क्रिएट करता है, और जब आप संविधान पढ़ते हैं तब भी इस सवाल के ऊपर बातें होती हैं। देखो, 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। अधिवेशन मतलब बैठक। और ये जो अधिवेशन हुआ था ये पंजाब के लाहौर शहर में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, और इस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा आता है। पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। फिर इसके बाद स्वराज्य दिवस मनाया जाता है, और ये मनाया जाता है 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी की तारीख यहीं से ली गई है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है कि नहीं होता है, तो ये 26 जनवरी को ही लागू क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि पहली बार स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, और इस समय ये नेता कौन थे? नेहरू। इसलिए भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू थे, तो उन्होंने इसी तारीख को याद करने के लिए, इसी तारीख को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया? संविधान लागू करने की डेट कौन सी चुनी? 26 जनवरी चुनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध शासक कनिष्क किस वंश के थे? ये आपको पता ही है, तो एक दो प्रश्न अलग देखते हैं। कनिष्क जो है वो कुषाण वंश के थे। कनिष्क जो है कुषाण वंश के हैं, लेकिन कुषाण वंश की स्थापना कनिष्क ने नहीं की है। कुषाण वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई है? इनकी स्थापना की है कुजुल कडफिसेस। इन्होंने कुषाण वंश की स्थापना की थी। कनिष्क के ऊपर एनडीए में भी एक सवाल आया था। इन्होंने सिल्क रूट बनाया था। सिल्क रूट, जिसको आप रेशम मार्ग कहते हैं। यहां से एशिया से रेशम यूरोप जाता था, रेशम सिल्क, और वहां से सोना आता था यहाँ। इसलिए भारत को सोने की चिड़िया जो है कहा जाता है। गुप्त काल में सोना ज्यादा है। अच्छा, सोने के ऊपर भी 1 2 3 सवाल बन जाते हैं। जैसे सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए? सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किन्होंने चलाए? और सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए? तो ये 3 सवाल बनते हैं, तीनों सवालों को खोजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बक्सर का युद्ध 7 फरवरी 2023, और अग्निवीर मतलब जो आर्मी हुआ था अभी अभी, उसमें भी यही आया है, बक्सर का युद्ध। अब ये बक्सर का जो युद्ध है ये आप लोग पढ़ चुके हैं। कब पढ़ा बताए? मैंने जब प्लासी का युद्ध पेपर में आया था, अभी अभी अपन सॉल्व कर रहे थे, वहां बक्सर का भी बताया था कि 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। इस साइड हेक्टर मुनरो थे, उस साइड कौन थे? मीर कासिम। मीर कासिम के साथ 1 2 लोग और भी थे, जैसे अवध के नवाब थे सुजाउद्दौला, दिल्ली के शाह आलम थे, लेकिन शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला धोखा दे के अंग्रेजों की साइड मिल गए, और अंग्रेजों ने फिर इनसे संधि की थी। संधि का नाम है इलाहाबाद की संधि। तो आपसे पूछ ले, इलाहाबाद की कितनी संधियां हुई हैं? 2। एक हुई थी अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ अंग्रेजों की, दूसरी हुई थी शाह आलम द्वितीय दिल्ली के राजा की या सुल्तान की अंग्रेजों से। ये दोनों संधि 1765 में हुई है। तो आपसे पूछ ले कि इलाहाबाद की जो संधि है वो किस युद्ध के बाद हुई थी? बक्सर के युद्ध के बाद। या उल्टा पूछ ले, बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधियां हुई हैं? तो बक्सर के युद्ध के बाद जो संधियां हुई हैं वो कौन सी हुई हैं? इलाहाबाद की संधि। ठीक है, 1764 लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण देने की लोकप्रिय, ये आपको पता ही है, सवाल पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। स्वामी विवेकानंद जो है वो 1893 में भाषण देने गए थे, और ये भाषण कहाँ पे दिया था? शिकागो में। तो शिकागो से एक सवाल बताइएगा मेरे को, शिकागो किस नदी या झील के किनारे बसा है? और थोड़ी सी हिंट दे दूं, मैं उत्तर नहीं दे रहा जान पूछ के, हिंट देता हूं कि आप अगर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पढ़ते हैं, उत्तर अमेरिका महाद्वीप, तो वहां पे ग्रेट झीलें पढ़ते हैं, ग्रेट लेक्स या महान झीलें। और जब आप ग्रेट लेक्स या महान झीलें पढ़ते हैं तो 5 नाम आते हैं। उन 5 नामों में से एक नाम है जिसके किनारे क्या बसा हुआ है? शिकागो शहर बसा हुआ है। बताइएगा किसके किनारे बसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 6 सवाल और करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, 40 सवाल हो जाएंगे आप।
हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब उन्हें किसने रोका? ये सवाल दो तीन तरीके से पूछा जाता है। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य लड़ाई जो है वो किस अभिलेख में मिलती है? ये ऐसे सवाल पूछ लिया। अच्छा, ये वापस से आ जाते हैं। दूसरा ऐसे भी पूछ लेता है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय की जो लड़ाई हुई है वो किस नदी के किनारे हुई है? नर्मदा नदी के किनारे। तो ऐसे दो तीन चीजें मिलती है। अभिलेख का नाम है ऐहोल अभिलेख। कौन सा है अभिलेख भैया? ऐहोल। ये सवाल था अपना, है ना। लोड हो रही है, तब तक अपन ऐसे ही लिखने की कोशिश करेंगे। लिख लीजिएगा, मैं आपको तब तक बोल देता हूं। आ गया। हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पार करके, तो किस नदी के किनारे हुआ? नर्मदा नदी के किनारे। दूसरा ये पूछ लेता है कि किसने इसको रोका था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। ये रहे पुलकेशिन द्वितीय, तो उत्तर तो ये लग गया। अब इससे थोड़ा सा कुछ और बेसिक जानते हैं। बात हो रही है ऐहोल अभिलेख की। एरन अलग है, ऐहोल अलग है। ऐहोल अभिलेख, अभिलेख को इनक्रिप्शन कहते हैं। ऐहोल अभिलेख लिखा था रवि कीर्ति जैन ने। किसने लिखा था भैया? रवि कीर्ति जैन ने। इस अभिलेख में हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध की जानकारी मिलती है, जो नर्मदा नदी के किनारे लड़ा गया था। ठीक है। हर्षवर्धन की जब बात हो ही रही है, तो हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री हैंसांग आए थे। हा से हर्षवर्धन, हा से हैंसांग, तो उत्तर लग जाएगा तुरंत। हाइयन किसके समय आए थे, ये बताइएगा मेरे। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि दिसंबर 1920 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में की गई थी। तो वो कहां पे हुआ था ये कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, ये पूछा गया है। अगर आपको नहीं याद है तो ऐसे याद कर लीजिएगा कि 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो 1920 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था भैया नागपुर में, जहां से क्या की गई थी? इसकी घोषणा की गई थी। किसकी? असहयोग आंदोलन की। असहयोग आंदोलन के ऊपर मैं कुछ नहीं बता रहा, बता चुका हूं अमूमन चीजें, कि असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 में है। खिलाफत आंदोलन का नया नाम असहयोग आंदोलन रखा गया। खिलाफत आंदोलन मुसलमान भाइयों ने चालू किया और असहयोग आंदोलन के नेता गांधी जी हैं। असहयोग जो आंदोलन है वो बहुत बड़ा आंदोलन था, और 1922 में चोरा चोरी घटना के बाद इस आंदोलन को क्या कर लिया गया? वापस ले लिया गया गांधी जी के द्वारा। 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए अंग्रेजों के द्वारा निम्न में से कौन सा मुख्य तर्क प्रस्तुत किया गया? कठिन भाषा यूज की जा रही है पेपर में, याद देखिएगा ध्यान से, है ना। अंग्रेजों ने, जिनका नाम है लॉर्ड कर्जन, कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था 1905 में, और उन्होंने इसका कारण बताया था कि बंगाल एक बड़ा एरिया है और यहाँ पर प्रशासनिक दृष्टि से शासन चलाने में कठिनाई होती है। तो अपन लोग क्या करते हैं, इसको अलग कर देते हैं। ये कारण बता दिया था उनने। अलग तो कर ही कर रहे थे, वो क्यों अलग कर रहे थे? हिंदू और मुसलमानों को अलग करना है। अब ये अलग होंगे, लड़ाइयां होंगी, दंगे होंगे, तो जब हिंदू मुसलमान आपस में ही घर घर में ही लड़ाई हो रही है, तो दूसरे को देखेंगे ही क्यों? अंग्रेज फ्री हैंड अपना काम आराम से करते रहेंगे और खून की तरह या मच्छर की तरह खून चूसते रहेंगे भारतीयों का। देखो, 1905 में बंगाल विभाजन के लिए आप याद रखिएगा क्या दिया गया था? प्रशासनिक सुविधा। ये कारण दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी 5वीं शताब्दी में? नालंदा विश्वविद्यालय, ये गुप्त वंश के राजा थे, अगर आपको याद हो तो कुमार गुप्त। और नालंदा जो है भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है वर्तमान के हिसाब से। क्यों? क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय तो तक्षशिला है, लेकिन तक्षशिला जो है वो अब वर्तमान पाकिस्तान में है, भारत में नहीं है। तो वर्तमान भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय नालंदा लगेगा, जो बिहार में स्थित है, जिसकी स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। और विश्व का सबसे बड़ा तक्षशिला लगेगा, जो वर्तमान पाकिस्तान प्रांत में स्थित है। ठीक है, चलिए भाइयों आगे बढ़े। गयासुद्दीन बलबन, ये इंसान तो आपको बड़ा पसंद होगा, इसका कैरेक्टर है ना। ज्यादा हाइट नहीं थी, छोटे थे हाइट में, लेकिन इनके नियम और कानून थोड़े से कठिन थे। समझते हैं कौन से हैं। ये वापस से लोड हो गई। देखो, बलबन के बारे में सुनिएगा। बलबन जो है गुलाम वंश के शासक थे, पहला पॉइंट। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, दूसरा पॉइंट। ठीक है। बलबन जो है ये क्रूर शासक माने जाते हैं, और इनकी जो नियमावली है, नियम कानून है, वो कठिन थे। जैसे रक्त एवं लोहे की नीति बलबन ने चलाई थी। बलबन के दरबार में ये जो किन्नर हैं वो घूमते थे तलवार लेके,
और कोई भी मंत्री या कोई भी दरबारी आपस में बातें कर रहा है, फुसफुस कर रहा है, तो उनको खुली छूट थी कि इनका गला काट दिया जाए, क्योंकि बलबन को डर था ये लोग मेरे को मारने की प्लानिंग तो नहीं कर रहे। बलबन खुद ऐसे ही राजा बना था, तो उसको भी डर था कि मेरे को मारने की प्लानिंग तो नहीं कर रहे जैसे मैंने किया था। बलबन मंत्री परिषद में शामिल था, जिसको कहते हैं तुर्क के चहलगामी। तुर्कों के 40 लोगों के ग्रुप को तुर्क के चहलगामी कहते हैं। तुर्क के चहलगामी इल्तुतमिश ने बनाया था, लेकिन इस तुर्क के चहलगामी का विनाश किसने किया था? बलबन ने किया था। एक त्योहार है नौरोज, फारसी त्योहार है नववर्ष की तरह। तो नौरोज त्योहार की भारत में शुरुआत किसने की थी? बलबन ने की थी, ये भी याद रखिएगा। और ये जो बलबन है 1266 में राजा बने और 1286-87 तक रहे थे। ऑप्शन ए। बाकी चीजें बलबन की मैं लिखा चुका हूँ या बोल चुका हूँ, लिख लीजिएगा। अगर ये थोड़ा जल्दी हो रहा है वीडियो का, तो या तो वीडियो में प्लेबैक स्पीड कम कर लें, और अगर धीमी जा रही है वीडियो तो उसको आप डबल कर लीजिएगा। डबल पहले मत करना, पहले तो रोक रोक के पोज कर करके वीडियो को लिख लें। लिखने के बाद इस वीडियो को वापस से सुने। वापस से जब सुने तो स्पीड थोड़ी सी डबल कर दें, और डबल करने के बाद जैसे ही मैं सवाल पढ़ूं आपका उत्तर तुरंत निकले, ऑप्शन मत देखिएगा। अगर तुरंत निकल रहा है तो ठीक है, नहीं निकल रहा तो एक बार फिर से सुनिएगा, अपने आप रट जाएगी ये चीजें। और यहाँ लगभग 200-250 ओटियां याद कर लेंगे। राजगीर कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा था, और ये जो राजधानी है ये वापस से स्थानांतरित कर दी गई थी या बदल दी गई थी, क्या है? कुछ ना भैया। पाटलिपुत्र जो है वो राजधानी बनाई गई थी, और पाटलिपुत्र की स्थापना जो है वो उदयन ने की थी। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो इसको लिख लीजिएगा। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की, और ये पाटलिपुत्र फिर अगले कई शासकों की राजधानी रहा था। जैसे मौर्य की फेमस राजधानी में पाटलिपुत्र का नाम आता है। अशोक की भी राजधानी थी, एक तो पाटलिपुत्र थी, एक वहां कलिंग में जाके उसने बनाई थी तोसाली, पता हो तो। नहीं पता कोई समस्या नहीं है, आप हाल फिलहाल के लिए उत्तर लगाएंगे बी, पाटलिपुत्र। अम्बेडकर के द्वारा दलित वर्ग संघ, जिसको आप कहते हैं TCF, तो दलित वर्ग संघ की स्थापना अम्बेडकर ने कब की थी? तो 1930 में की थी। कहां पे की थी पूछ लिया गया तो महाराष्ट्र में स्थापना की गई थी। ठीक है। केवल अभिलेखों के अनुसार विद्यालय के रख रखाव के लिए जो भूमि को रखा जाता था उसको क्या कह रहे हैं? पूछना है। आप नॉर्मल ऑप्शन समझेंगे। देखो कई सवाल ऐसे भी आते हैं जो आपने नहीं सुने हैं, अनजान से सवाल है, तो आप भी उससे अनजान है, वो सवाल भी आपसे अनजान है। ठीक है। अब वो अनजान सा सवाल है तो या तो आप उसमें उत्तर देखें, मिल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो ऑप्शन को देखें, मैच तो नहीं खा रहा। अब आप खुद ही देखिएगा, इस सवाल देखो अजीब सा लग रहा। वो पूछ रहा है विद्यालय, विद्यालय को शाला नहीं कहते अपन, शाला कहते हैं ना, तो शाला भोग, शाला भोग क्या है? विद्यालयों के लिए जो भूमि दी जाती थी। ये ब्रह्मदेह क्या होती है? ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को ब्रह्मदेह कहा जाता था। ऐसे करके प्रशासनिक पढ़ते हैं आप, प्रशासन, किसी भी वंश का प्रशासन जब आप पढ़ेंगे तो ये भूमि कर वगैरह सब उसी में आएगा। पढ़ा है तो अच्छी चीज है, नहीं पढ़ा तो उत्तर लगा के आगे बढ़ जाइए, कोई समस्या नहीं। जब मैं क्लास लूंगा हिस्ट्री की यहाँ, तब आपको ये डिटेल में प्रशासन वगैरह पढ़ा दूंगा। बुद्ध साक्यगढ़ नामक एक छोटे से गढ़ से थे। ये कुछ मत पढ़ो। बुद्ध कौन थे? ऑप्शन देखिएगा, क्षत्रिय थे, आपको पता है। गौतम बुद्ध के ऊपर कुछ ओटियां जरूर आ जाती हैं, इनको अपन खोजते हैं थोड़ा सा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम पूछ लेता है कभी कभी, तो बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध की मौसी थी गौतमी, जिन्होंने पालन पोषण किया था। महामाया माता थी, राहुल वगैरह, ये पिता माता ये सब पूछ लेते हैं। इसके बाद गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ यूपी में गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया। गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। ये लिखते जाइएगा, ज्यादा काम के हैं। आगे, गौतम बुद्ध ने घर छोड़ा था उस घटना को क्या कहते हैं? ज्ञान प्राप्त किया था उस घटना को क्या कहते हैं? जब मृत्यु हुई थी उस घटना को क्या कहते हैं? ये सवाल बन जाते हैं। गौतम बुद्ध की 4 सभा हुई थी, जिनको बौद्ध सभा कहते हैं। एक्चुअली 5 थी, 5वीं के बारे में कम पता है लोगों को, तो बोल देते 4 ही थी, गलत पढ़ा दिया। नहीं, 5वीं भी हुई थी हर्षवर्धन के समय। बाकी 4 आप पढ़िएगा, कोई समस्या नहीं है।
गौतम बुद्ध की 4 जो सभाएं हुई थी उसमें चौथी सभा की अगर बात करें तो उसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। मां से महायान, मां से मूर्ति पूजा। गौतम बुद्ध की या बौद्ध धर्म की जो शाखा मूर्ति पूजा करती थी उसको महायान कहते थे, जो नहीं करती थी उसको हीनयान कहते थे। तो ये आप लोग पढ़ के रखिएगा, थोड़ा सा काम आ जाता है। 1919 में गांधी जी ने किसके विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया था? ये आप लोग पढ़ चुके हैं अभी अभी, जब आपने असहयोग खिलाफत वगैरह के बारे में पढ़ा था कि रॉलेट एक्ट के विरोध में ये सभा बुलाई गई। उसी सभा से सारी चीजें गड़बड़ हुई थी, फिर वहां जलियांवाला बाग हत्याकांड वगैरह वगैरह। आगे बढ़ रहे हैं पर अशोक ने अपने शिलालेखों में उल्लेख किया है कि उसने राजा बनने के बाद कलिंग पर कितने वर्ष बाद हमला किया, ये जानना चाह रहा है सवाल हमसे। और हमें भी पता है कि भैया तुम जानना चाह रहे हो तो बताएंगे भी जरूर। अशोक अशोक जो है वो 269, 69 नहीं पता होगा है, 269। 269 में अशोक अपनी गद्दी पे बैठे थे, मतलब सिंहासन संभाला था, राजा घोषित हो गए थे। और 261 में अशोक ने कलिंग पर हमला किया था। 269 से 261 आ रही है, इसका मतलब बातें चल रही है ईसा पूर्व की, ठीक है। ईसवी की बात होती तो ये बढ़ते हुए क्रम में जाता। 269 में अशोक का राज्याभिषेक हुआ, राज्याभिषेक, और ये कलिंग पर हमला किया। और कलिंग पर हमला करने के बाद कलिंग की नई राजधानी बनाई तोसाली। और इसी कलिंग के बाद अशोक ने अपना युद्ध करने की नीति छोड़ दी और धर्म अपना लिया, कौन सा? बौद्ध धर्म। ये कुछ चीजें आप पढ़ के रखिएगा अशोक से। अशोक किस वंश के हैं ऐसा तो सबको पता है, बताना जरूरी तो है ही नहीं। चलिए, निम्न में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धि के कारण भारत का नेपोलियन कहते हैं? तुम सीधा भी पूछ सकते हो भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, है ना। तो वो जानबूझ के पूछ रहा है कि किस उपलब्धि वगैरह वगैरह, बड़ा कर देते हैं सवाल को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। नेपोलियन के बारे में सुनो। नेपोलियन फ्रांस का राजा था, उसने लगभग आधे यूरोप को जीत लिया था, युद्ध नहीं हारा था जीवन में अपना एक भी। और वाटरलू का युद्ध जो है 1818 में, उसको हार गया था लास्ट में, क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई थी उस युद्ध में। वाटरलू का युद्ध था। समुद्रगुप्त भी भारत में ऐसे ही हैं जो युद्ध नहीं हारे थे अपने जीवन में, इसलिए भारत का नेपोलियन नाम से संबोधित किसको किया जाता है? समुद्रगुप्त को किया जाता है। समुद्रगुप्त की तारीफ में कुछ लिखा गया था अभी अभी, वीडियो में रिवर्स कीजिएगा, सुनिएगा ध्यान से फिर से। किसने लिखा था? हरिसेन ने, ऐसा कुछ। बकाटक वंश की बात हो रही है। बकाटक ये महाराष्ट्र वाले एरिया में वंश फैला हुआ था, विदर्भ है ना, विदर्भ क्षेत्र मिलता है जिसको वर्तमान महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं अपन, या महाराष्ट्र में फैला हुआ था कुछ क्षेत्र। निम्न में से कौन बकाटक राजवंश के संस्थापक थे? ये विंध्य शक्ति है, ज्यादातर लोगों को पता है। कुछ वंश है भैया, चोल, चेर, पांड्य, बकाटक, बंगाल के पाल, सेन वंश, इनके आपको राजधानी और इनका लगभग संस्थापक आप पढ़ के जाएं, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना नहीं पूछेगा, लेकिन संस्थापक पूछ लेगा। इसका उत्तर विंध्य शक्ति। भारत गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाए जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू मास, ये ऑप्शन थोड़े से मिसप्रिंट है, कुछ नहीं है। बैसाख नाम आपने सुना होगा, ये इसका मैंने देख लिया है, ऑप्शन में बैसाख है जो उत्तर है उसका। तो बुद्ध पूर्णिमा बैसाख में मनाई जाती है, जिसको बैसाख पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। और अपन अगर अपनी भाषा में बात करें जनवरी फरवरी वाले में, तो ये अप्रैल का महीना जो है, इससे बैसाख की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। चलो अगला सवाल। सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने अपने हस्ताक्षर के द्वारा किस रियासत पर अधिकार कर लिया था? अब ये जो है इसका उत्तर सीधा सीधा तो दे सकता था मैं, लेकिन मेरे को लगा कि आपको ये प्रश्न अगर पूछ लिया तो वापस से तो ये आएगा नहीं, लेकिन आपको ये जानना भी जरूरी है कि इसके अलावा और भी तो रियासतें थी। जैसे ऐसे समझो, भारत में वर्तमान में 28 राज्य है और 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है। पहले 16 राज्य थे जिनको महाजनपद कहते थे। अब 16 जो राज्य थे फिर वो टूटते गए और 562 564 रियासतें हो गई। झांसी रियासत अलग, सिंधिया रियासत अलग, मुगल रियासत अलग, और भी मराठा रियासत वगैरह वगैरह। तो भारत में राजा महाराजाओं की कई रियासतें हो गई। इन रियासतों का एकीकरण किया गया था सरदार पटेल के द्वारा।
सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उनके ऊपर यह सवाल पूछा गया कि 1948 में किस पर अधिकार किया था अपन ने। तो 48 में किस पे किया था ये तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा और भी तो रियासतें हैं जिन पर अधिकार किया था। 6 से 7 रियासतों ने थोड़ी सी गड़बड़ की थी, बाकी रियासतें भारत में मिल गई थी। देखो प्रश्न है, ये पॉइंट है, सरदार पटेल के द्वारा जो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री हैं और गृह मंत्री भी थे, इन्होंने बीपी मेनन की सहायता से रियासतों का एकीकरण किया था। एकीकरण मतलब भारत में शामिल कर ली थी। पहला पॉइंट, 30 जुलाई 1947 को त्रावणकोर को शामिल किया गया। त्रावणकोर कहाँ की रियासत थी? केरल की रियासत। तो कल को ऐसे पूछ ले तो 1947 में किसको कब्जे में लिया था? तो त्रावणकोर हो गई। दूसरा, अगस्त 1947 में जोधपुर जो है उसके महाराजा हनुमंत सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। तो जोधपुर पर कब्जा कब किया अपन ने? 1947 में ही। जुलाई 1947 में भोपाल रियासत पर अधिकार कर लिया था सरकार ने, और ये भोपाल के जो नवाब है हमीदुल्लाह के नाम से हैं। अगला है हैदराबाद रियासत जो है, ये सभी रियासतों में सबसे बड़ी रियासत थी। अब बड़ी थी, पावर ज्यादा होगी, पैसे भी ज्यादा होंगे तो नखरे भी ज्यादा होंगे। तो ये जो रियासत थी इसको सितंबर 1948 में अपने अधिकार में ले लिया, और इसके लिए जो सेना ने ऑपरेशन चलाया उसको ऑपरेशन पोलो के नाम से जानते हैं। तो यही उत्तर है इसका, हैदराबाद रियासत। तो हैदराबाद रियासत सीधा सीधा उत्तर अपन ले सकते थे, लेकिन इसके अलावा अगर हैदराबाद रियासत पूछी जा चुकी है, क्या पता इस साल जो अभी जीडी होने वाला है, अभी फॉर्म तो चालू हो गए हैं, 20 फरवरी से पेपर होंगे 2024 से, उसमें ऐसे पूछ ले कि जुलाई 1947 में किस रियासत पर अधिकार किया था, या अगस्त 1947 में किस पे किया था, या उल्टा कर ले जोधपुर पर कब किया था, भोपाल रियासत पर कब किया था, या इसको उल्टा कर दे हैदराबाद रियासत पर कब किया था। तो तारीख और रियासत दोनों पढ़ के रखिएगा। फरवरी 1948 में जनमत संग्रह जनता के मन से जूनागढ़ को अपने अधिकार में ले लिया गया, और 1947 26 अक्टूबर को राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, जो जम्मू कश्मीर के राजा थे। ये सब कहानियां जो हैं ये आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो इसका, या कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, ये पॉइंट जरूरी है आपके लिए। चल, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का मैं आपको बताया था, याद है? ये ऐसे भी पूछ सकता है किस नदी के किनारे हुआ, ऐसे भी पूछ सकता है कि इनके युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है, तो ऐसे भी पूछ सकता है कि ये जो अभिलेख है वो किसके द्वारा लिखा गया है। समझ पा रहे हो? थोड़ा थोड़ा समझिएगा भैया, गुमसुम ना बैठना। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध नर्मदा नदी के किनारे, अभिलेख का नाम ऐहोल, लिखने वाली व्यक्ति का नाम रवि कीर्ति जैन। ये सब तो आपको याद है ही, होशियार तो हैं आप लोग। 1866 में लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्न में से किसने की थी? अब किसने की थी इसका उत्तर भी अपन ले सकते थे सीधे सीधे, लेकिन मैंने कुछ फैक्ट ऐड कर दिए हैं। इस फैक्ट से कुछ और भी सवाल बन सकते हैं आपके पेपर में। चलो देखो, भारतीयों और सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारियों के साथ मिलकर जो रिटायर थे, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने 1866 में की थी। इसमें 1866 ऐड कर दिया है सवाल में। अब इस सवाल को वो ऐसे नहीं पूछ सकता सर। कैसे सर? ऐसे पूछ सकता है कि लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1866। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी को ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, भारत का वृद्ध पुरुष कहते हैं इन्हें। अब इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो बनाई गई थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये बनाया था बदरुद्दीन तैयब ने, ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष भी थे। केटी तेलंग ने 1885 में की थी। तो 1885 में केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब ने क्या की स्थापना की है? बॉम्बे प्रेसिडेंसी की। तो समय भी याद रखिए, ये कठिन लगेगा मेरे को पता है, लेकिन समस्या ये है कि पेपर में आ गया तो 2 नंबर का सवाल है, गलत ना हो जाए। 1-2 बार पढ़ लेना, ऑप्शन के हिसाब से लग जाएगा। पूना सर्वजन सभा की स्थापना 1867 में महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। ये याद करिएगा, महादेव गोविंद रानाडे आगे और आने वाले हैं। कुछ समाज है, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ऐसे करके उनमें नाम मिलेंगे इनके, देखिएगा आगे। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। ये देखो, मैंने बोला था पूछा जा सकता है, ये सवाल आज की वीडियो का सबसे पहला सवाल था।
सोचो, नहीं तो वीडियो को फिर से वापस से पोज कर दो यहाँ, या बैक करके फिर से पहुंच जाओ। जैसे ही आप प्ले करेंगे, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता की स्थापना है। इसने ये पूछा था कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी, तो अपन ने उत्तर लगाया था कलकत्ता। फिर मैंने बताया था 1876 में हुई थी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। तो ये देखो इसी में से है, चारों में से ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, तो ये दो बचे हैं, तो इन दोनों को पढ़ के जाएंगे ना सर, समझ गए, चार में से दो तो आ ही गए हैं। लो, मतलब ये जो अपन कर रहे हैं ये थोड़ा सा काम का रहेगा। अपन लोग क्या करें, जीडी की सारी शिफ्ट डाउनलोड करने के बाद उसमें से इतिहास के सारे सवाल अलग करने के बाद लिख लिए हैं, और वो अपन ने प्रिंट करवा के यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। तो मैंने ये थोड़ा सोचा कि अगर कोई सवाल है, उस सवाल से रिलेटेड कुछ फैक्ट अगर और डाल देते हैं अपन, तो इससे एक तो आपको फैक्ट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे उस सवाल के, और दूसरा दिमाग में ये सेट हो जाएगा कि इस तरीके के सवाल जो है और भी बन सकते हैं। तो मेरे अलावा आप कहीं से हिस्ट्री पढ़ें या सवाल लगाएं किताबों से, तो अपने मन में क्रिएट करिएगा कि इस लाइन से सवाल बनेगा, तो बनेगा कैसे। खुद को एज ए एग्जामिनर देखें कि मैं ही पेपर बना रहा हूँ, अब मैं पेपर बना रहा हूँ तो बच्चे को जो है वो गलत भी करवाना है सवाल, और इस किताब में से या कोर्स में से ही हो ये भी बताना है। अब मैं कुछ भी कर दूं, जैसे पूना सर्वजन सभा की स्थापना कब हुई थी ऐसे पूछ लिया मैंने, अब मैंने 4 डेट दे दी, हो गया इसी में से, और कठिन भी हो गया। और कहाँ पे हुई थी ऐसे भी पूछ सकता है, किसने की थी ऐसे भी पूछ सकता है। तो ये आपकी श्रद्धा है, आप अपने हिसाब से अपने आप को कितना तैयार कर रहे हैं पेपर के लिए। हीरे तो आप सब हैं ये मानते हैं, बस जो जितना घिसेगा वो उतना चमकेगा, ये लिख लीजिए। निम्न में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक हैं? ये आप सबको पता है भैया, ये हर्षचरित जो है वो बाण भट्ट ने लिखी है, कालिदास ने कौन सी लिखी है, आर्यभट्ट ने किसकी लिखी है, राजशेखर ने कौन सी लिखी है। तो इन सबके बारे में किताब भी देखो, क्योंकि अगर ऑप्शन आया है तो उनके दिमाग में ऑप्शन आया है, तो कहीं ना कहीं उस ऑप्शन से भी सवाल ना बन जाए, और बन जाए तो कोई और ना पढ़ के जाएगा, हम जाएंगे तो हमारे लिए तो ये पॉजिटिव पॉइंट हुआ ना। बगल वाले से एक कदम आगे बढ़ना है, टोप नहीं मारनी है कोचिंग में या कहीं भी पेपर में। निम्न में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया? अरे का पूछ लिया। अपन ने तो अभी अभी ये देखा था कि कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में अशोक ने उड़ीसा में लड़ा था, कलिंग नाम उड़ीसा का ही है, और इसकी राजधानी तोसाली रखी थी। तो ये तो राजा का नाम पूछ रहा है, कल को ये भी पूछ ले कि कलिंग युद्ध किस वंश ने लड़ा था, तो हम तो बता देंगे कि मौर्य वंश ने लड़ा था। हाँ कि ना? हाँ सर। चल, ये आखिरी सवाल है। आखिरी सवाल का मतलब अपन यहाँ तक करेंगे इस वीडियो में, इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, फिर नेक्स्ट लाएंगे, 3 वीडियो लाएंगे। 3 वीडियो में इतिहास के जितने भी सवाल जीडी में आए हैं वो सब सॉल्व कर लेंगे और सारे फैक्ट कर लेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में फैक्ट की संख्या और बढ़ा दूं थोड़ा सा, ठीक है। जैसे ये हो जाएगा, फिर इसके बाद जीडी के सॉल्यूशन के बाद एमटीएस के सॉल्यूशन, और फॉरेस्ट के, पुलिस के, जिन जिन के पेपर या वैकेंसी आती जाएंगी उनके उन्हीं साल के अपन पेपरों को निकाल के सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। देखो, 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। यह स्थापना जो है यहाँ पे ये शब्द किसके लिए कहा जा रहा है? अरे, ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में की थी, ये हम सबको पता है। अब ये कहाँ पे की थी ये भी पता है, पुणे महाराष्ट्र में। तो बात खत्म हो गई, शायद मैंने ऐड ही किया, ये देखो किया है लो। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 को की थी, पुणे महाराष्ट्र में। इसका मुख्य लक्ष्य महिलाएं, शूद्र और दलित का उत्थान करना, समर्थन करना। आप मेंस नहीं दे रहे हैं तो आपको ये लक्ष्य पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको फैक्ट पढ़ने हैं। 3 सवाल इससे बनेंगे। कौन कौन से 3 सवाल दादा? 3 सवाल ये बनेंगे। पहला बना, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले ने। दूसरा, सत्य शोधक समाज की स्थापना कब की गई? 1873 में। तीसरा, सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है वो कहाँ पे की गई? तो आपका उत्तर रहेगा पुणे महाराष्ट्र में। इसमें कोई समस्या नहीं ना? ठीक है, चलिए फिर अपन जो है अगली वीडियो में इसके आगे के जो सवाल हैं उनको सॉल्व करेंगे, और वापस से कोशिश करेंगे कि एक सवाल से 2 से 3 सवाल कैसे बन सकते हैं वो भी मैं आपको सिखाता जाऊं। थोड़ा कोशिश मैं करता हूं, थोड़ा आप भी कोशिश करिएगा कि जो सवाल मैंने बताया है और उसके बाद जो फैक्ट मैं खोज के लाया हूं यहाँ पे लिखवाए हैं, उन फैक्ट को आप थोड़ा सा और गौर से पढ़िएगा और याद करके रखें। एक दूसरे से सुनते रहिएगा, ध्यान रखिएगा अपना। चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद।